Student, now we will start a new topic. Our topic is nutrition and plants. Nutrition and plants includes photosynthesis. As we studied types of nutrition in organisms, we studied that there are basically two types of organisms, and these two types of organisms are included into autotrophs and heterotrophs, or group of organisms that can prepare their food its own, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं अपनी कोशिकाओं के अंदर, उन्हें कहते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। और इसका उदाहरण है सभी हरे पौधे और कुछ एल्गी भी इस समूह में आते हैं। जिनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है वो सभी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और जो इन ऑटोट्रॉप्स के बनाए हुए फूड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और क्योंकि ये जो इकोलॉजिकल चेन होती है, फूड चेन होती है, इसमें बेसिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर्स ही नाम दिया गया है। एक्चुअली जो हमारी इकोलॉजिकल इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एनर्जी जो है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सनलाइट, एंड solar energy can be trapped, can be used only by plants due to presence of specific pigments known as chlorophyll. Okay student, now we will proceed in our lecture. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants and certain other organisms ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब बेटा देखिए, यहीं से हमें समझना शुरू कर देना है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो बदल लेते हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, वही प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। देखिए इसके डेफिनेशन में ही है, दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सोलर एनर्जी होगी, उसे बदलना है। सिंथेसिस किसकी करनी है? केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी में क्या आ रहा है? केमिकल एनर्जी का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की, फूड की। ये कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा यही फूड के रूप में पौधे खुद अपना भी इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च के रूप में अपनी बॉडी में इसे प्रिजर्व करते हैं, और सुक्रोज को फिर उसे यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन के द्वारा, एनर्जी बनती है पौधों में। और इसके अलावा यही एनर्जी जब स्टोर रहती है फ्रूट में, तो फ्रूट्स में वही एनर्जी जब कोई अदर ऑर्गेनिजम्स जो पौधों पर निर्भर रहते हैं वो इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो स्पेशली केवल और केवल प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ही एक स्पेसिफिक, आप जानते हैं प्लांट सेल में, जानते हैं कि प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा नाम के दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सिक्के के ढेर जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस सिक्के के ढेर जैसी संरचनाओं को ग्रेना कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बेटा, वो फ्लूइड को, उस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो हरे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्रेना है और स्ट्रोमा है, तो इसमें से जो ग्रेना है बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक सिक्के के एक ढेर को हम बाहर निकालें तो देखें उसे, तो एक्चुअली ये इसे कहते हैं थाइलेकोइड। इसे क्या कहते हैं बेटा? एक ढेर को कहते हैं, इसी को थाइलेकोइड कहते हैं। और इसी थाइलेकोइड में क्या पाए जाते हैं? कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या समझा? हमने समझा कि पौधा है, ये एक पौधा है, पौधे में क्या है? पौधे की पत्ती है, उसकी पत्ती में जो एक कोशिका, अगर किसी के एक कोशिका को देखते हैं तो उस कोशिका में एक
यानी सेल में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर, सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं ग्रैना। किसी एक ग्रैना को अलग से लें और उसको देखें तो उसे कहते हैं थाइलेकोइड। उस थाइलेकोइड के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। ये पिगमेंट बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अनोखा पिगमेंट है। बेटा ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का ये पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट है जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सन की एनर्जी आ रही है फोटॉन्स के रूप में आती है, बंडल ऑफ पैकेट्स के रूप में आती है, बंडल्स के रूप में आती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। उन्हीं फोटॉन्स को यूज़ करके पौधे की सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, मतलब पत्ती की सतह पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के बीच में, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और फाइनली उससे एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनते हैं एटीपी के रूप में, एनर्जी करेंसी, जो कि बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है वो बनती है। और ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है बेटा, यही बाद में इसी का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए ये सब कुछ आगे की स्लाइड्स में आपको अच्छे से और पढ़ने को मिलेगा। तो हमने पहले अभी यहाँ पर देखा कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए कि अभी हमने बात की सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए सन की प्रेजेंस, सोलर एनर्जी, सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। बेटा जब हम प्राइमरी लेवल पर जानते हैं तो हम ये कहते हैं कि सनलाइट चाहिए। एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी का ही यूज़ करते हैं, सनलाइट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि अगर एक पौधे को ये ट्यूबलाइट से एनर्जी ले करके वो पौधा खाना बना सकता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जंगल हैं, पहाड़ हैं, वहाँ इतने पौधे हैं, तो कोई क्या मनुष्य वहाँ जाकर ये ट्यूबलाइट लगाएगा कि भाई तुम एनर्जी लो, इससे सोलर एनर्जी ट्रैप करो, लाइट एनर्जी ट्रैप करो? कभी नहीं। इंसान अपने घर के बाहर एक लाइट नहीं जला सकता है किसी के लिए, आने जाने वालों के लिए, पौधों के लिए क्यों जलाएगा, है ना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो हरे पौधे होते हैं वो जो ये ट्यूबलाइट्स होती हैं या बल्ब होते हैं, इनकी रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन भाई पौधे के लिए कौन बनाएगा ये सब? लाइट कौन बनाएगा? कौन देगा उनको बिजली जला के? उसका बिल कौन भरेगा? तो पौधों के लिए ऊपर वाले ने इंतज़ाम किया है, भगवान ने खुद ही इंतज़ाम किया है। सूर्यदेव सुबह एकदम टाइमली निकल आते हैं और वो पौधे सब उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं बेटा, ये आप देख रहे हैं, इस पर सनलाइट ऐसे फॉल करती है, गिरती है। तो इससे क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि पत्ती की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना पाया जाता है और ग्रैना में थाइलेकोइड होती है और थाइलेकोइड में पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट इस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और इसे बदलता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि इससे एटीपी बना लेता है और इसी एटीपी का यूज़ करके आगे जा कर के जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है इसे कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करना क्या है? लाइट फेज है। और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके पिगमेंट्स क्या बनाते हैं? केमिकल एनर्जी बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं बेटा? एटीपी के रूप में बनाते हैं। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आई हुई है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एटीपी जो है यूज़ करके क्या करता है? एटीपी मतलब एनर्जी है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है बेटा, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और
हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल C6H12O6 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एटीपी के रूप में चाहिए। और ये एटीपी जो है कैसे बना है कि पत्ती की सतह पर जब सनलाइट आई है तो पत्ती के क्लोरोफिल ने क्या किया है, इस सोलर एनर्जी को बदल दिया है एक डिफरेंट रूप में, और उससे एटीपी बनी है। सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बायोकेमिकल एनर्जी में बदल दी गई है, जिसका नाम है एटीपी। और ये एटीपी एनर्जी जो है ये आई हुई कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, जो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कार्बन आ रहा है, इस कार्बन को यूज़ करके क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट बना देती है। बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से देखते हैं, हम इसी बात को समझते हैं कि 2 फेज़ हमें फोटोसिंथेसिस में दिखाई देती है, लाइट फेज़ और डार्क फेज़। लाइट फेज़ में क्या है कि पत्ती की सतह पर ये एक सूर्य देव ने, भगवान ने क्या किया कि सुबह सुबह पत्ती को लाइट दे दी और पत्ती के पास क्लोरोफिल पिगमेंट दे दिया है। कहा कि बेटा तुम इस क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से मैं जो ये लाइट भेज रहा हूँ ऊपर से, इसको तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलो, यानी कि तुम अपने पास एटीपी बना लो। और एटीपी वो मॉलिक्यूल होता है जिसकी मदद से साथ ही साथ पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से ले लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वो कार्बन, ऑक्सीजन और साथ ही साथ पानी, वाटर भी ले लेता है पौधा, तो उससे हाइड्रोजन मिलता है। तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल ये एटीपी की मदद से जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप होना और उससे एटीपी का बनना, सोलर एनर्जी का, यानी कि कहें कि सोलर एनर्जी का केमिकल बायोकेमिकल एनर्जी में बदलना क्या कहला रहा है, लाइट फेज़ कहलाता है बायोकेमिकल एनर्जी में। और फिर बाद में इसी से क्या बन जाता है, एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्या किया जाता है, CO2 को रिड्यूस किया जाता है। CO2 रिड्यूस, क्योंकि कार्बन इसके पास है बेटा, ऑक्सीजन इसके पास है, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। और आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर कभी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिडक्शन कहते हैं उसे। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास कार्बन है, इसके पास ऑक्सीजन है, और ये वाटर जो आया है, वाटर ने इसको हाइड्रोजन भी दे दिया। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलके बेटा कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और इस तरह से ग्लूकोज के रूप में पौधों के अंदर भोजन बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर के, इन दोनों का एटीपी नाम की एनर्जी के माध्यम से ये जुड़ते हैं, जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डार्क रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डार्क रिएक्शन कहलाती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की 4 चीज़ें जो है, जैसे कि सनलाइट है और वाटर है। तो सनलाइट जो है इसको कौन ट्रैप करता है, इसको क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली पूरा क्लोरोप्लास्ट लिखने की जगह ज़्यादातर जगह आपको क्लोरोफिल पिगमेंट लिखा हुआ मिलेगा, पिगमेंट क्लोरोफिल लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, और साथ ही साथ जो वाटर है वो भी टूटता है, हाइड्रोजन बनाता है। फिर बाद में जो सनलाइट आकर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के एटीपी बनाई हुई है, ये एटीपी और वाटर के टूटने से, वाटर का टूटना भी सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये भी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस मानी जाती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसे कहते हैं। फोटो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब, फोटो मतलब सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी का टूटना, पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। और ये जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बनता है बेटा वाटर के टूटने से। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो कहीं प्रयोग नहीं होती है, वो पौधे उसे बाहर निकाल देते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट में जो आप हाइड्रोजन देखते हैं वो वाटर से आती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो आप ऑक्सीजन देखते हैं वो कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन होती है। यानी कि आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों देखते हैं, तो जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से आती है और हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आता है, और जो पौधा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है वो कहाँ से आता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना। वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना मतलब वाटर है, H2O है, तो ये टूट कर क्या क्या बना सकता है? ये हाइड्रोजन बनाएगा, ये कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये कहाँ चला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और जुड़कर क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। जब किसी प्रक्रिया में, रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। इसीलिए कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन इसके लिए चाहिए। ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है। पौधा, इसीलिए पौधे को वाटर भी चाहिए। अगर वाटर नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी भी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, लेकिन सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनी हुई होती है, तो एटीपी नहीं होते हैं, काम करने के लिए ऊर्जा नहीं होती है, तो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का बनना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, इसे डार्क फेज कहा जाता है, लेकिन इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डायरेक्टली तो इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइट फेज से जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि एटीपी बनता है, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं होगा यानी एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, डार्क फेज नहीं चलेगी। इसीलिए लाइट फेज और डार्क फेज दोनों के ही लिए लाइट ज़रूरी है, लेकिन लाइट फेज के लिए डायरेक्टली लाइट होती है तो ही हो सकते हैं, और डार्क फेज तब भी चल सकती है कि कुछ देर पौधे को लाइट मिल गई, उसने एटीपी बनाकर रख लिया, और बाद में डार्कनेस है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो भी उसी एटीपी को जो बनाकर रखा है उसे उसने प्रयोग किया। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, तो बहुत सारे लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी पहले से सेविंग की हुई है वही सेविंग वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से पौधा भी सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनाकर सेव कर लेता है, और किसी भी समय या तुरंत ही डार्क फेज चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, ये ऐसी ही प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे बता नहीं पाते। 4 चीज़ों का नाम लिखना है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। मैंने यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है, क्लोरोफिल भी लिखेंगे तो ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये आपको अब दिखाई दे रहा है कि ये एक आपको पत्ती दिखाई दे रही है, इस पत्ती के अंदर की सतह हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पत्ती है, पत्ती की ये सेल वॉल है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इसके सेल मेम्ब्रेन है, और देखिए कैसे ये हरे हरे से पिगमेंट यहाँ आपको कितनी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, और यही इसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, और यही सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आपको बेटा दिखाई दे रहा है
कि ये एक पत्ती की संरचना दिखाई गई है, आंतरिक संरचना दिखाई गई है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि पत्ती की सतह पर, निचली सतह पर क्या है, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। और ये जो स्टोमेटा हैं, इनके माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधे के अंदर आ सकती है। और साथ ही साथ आपको देखिए ये कुछ कोशिकाएं ये जो बीच बीच में दिखाई दे रही हैं, ये देखिए बेटा, ये अपर एपिडर्मिस है पौधे की, पत्ती की, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस मतलब बाह्य, जैसे आप पत्ती देखते हैं, पत्ती की दो सतह होती है, ऊपर की तरफ एक की एक चिकनी होती है, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे की तरफ खुरदुरी होती है वो लोअर एपिडर्मिस होती है, प्रायः ऐसी होती है। तो जो लोअर एपिडर्मिस आप देखते हैं, उस लोअर एपिडर्मिस में आप देखेंगे कि स्टोमा नाम का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा पाया जाता है, और उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से होकर पत्ती के अंदर सतह में आ जाती है, पत्ती के अंदर आ जाती है। अब पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह, बहुत ध्यान देंगे, पत्ती की ऊपरी बाह्य सतह और निचली बाह्य सतह, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपको देखिए ये बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं का नाम है बेटा मीज़ोफिल सेल्स। इनका नाम क्या है, मीज़ोफिल सेल्स। और यही पत्ती की वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो पत्ती की जो मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, मीज़ोफिल सेल्स देखिए, और ये सेल्स जो हैं ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो इसके कांटेक्ट में भी हैं, इनको CO2 भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होगा, वो भी वैस्कुलर बंडल से आएगा, वाटर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, क्लोरोप्लास्ट इनके पास है ही। और जब सोलर एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो इसके जो क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे। तो यानी कि पत्ती की सतह की जो आप ये संरचना देख रहे हैं, इसमें मीज़ोफिल सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो सेल्स हैं मीज़ोफिल सेल्स है, ये भी मीज़ोफिल सेल्स है। इन्हीं सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और आप देख सकते हैं कि पत्ती का अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ है। यानी कि पत्ती की ये जो मीज़ोफिल कोशिकाएं हैं, इनमें ही फोटोसिंथेसिस होती है। इन्हीं कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है, वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। साथ ही साथ ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसमें ग्रैना पाया जाता है, सिक्के के ढेर के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। किसी एक सिक्के को उठाकर देखें तो उसका नाम होता है थाइलेकोइड, और उसी के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी ATP जो बना हुआ है, वो ATP कहाँ जाता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से है, और इसके सिक्के के ढेर की जैसी थाइलेकोइड में ATP बन गया, तो ये अपने इसके बाहर जो ये कैविटी है, स्पेस है, इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। ये ATP यहाँ पहुँचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पहुँचती है, वाटर भी टूटता है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ATP प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ बनता है। स्ट्रोमा इस जगह को कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का बनना बेटा क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन। और ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वाटर का, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट बताई गई है। देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर को बार बार क्यों बताते हैं, इसलिए कि बेटा देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक धूप नहीं निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। देखिए कैसे
ये जो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ट्रैप करता है, ये बिल्कुल सोलर सेल की तरह काम करता है। आपने सोलर सेल गांव में लगी हुई देखी होगी। सोलर सेल क्या है कि सोलर सेल में जो सेल के मॉलिक्यूल जिनसे वो बना होता है, उनकी क्या खासियत होती है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन शो करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन क्या है कि सोलर एनर्जी जिस उस सरफेस पर पड़ती है और वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। बस ऐसा ही काम क्लोरोफिल भी करता है। जब सोलर एनर्जी क्लोरोफिल पर पड़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है, यानी कि यहाँ पर भी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा प्रभाव सोलर सेल में होता है वैसा ही पत्ती की सतह पर होता है, जिससे कि जो सोलर एनर्जी है वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। फिर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके, जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सोलर सेल से एनर्जी बनती है तो उसका प्रयोग करके बल्ब जला सकते हैं, घर में पंखे जला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वैसे ही बेटा, ठीक वैसे ही पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को जोड़ जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल करता है और यही लाइट फेज कहलाता है। फिर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसके कार्बन और ऑक्सीजन, साथ ही साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोजन लेके C6H12O6 बनाना, कार्बोहाइड्रेट का बनाना, यही क्या है, ये डार्क फेज है। ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी एक वर्ड आपको इसमें मिल रहा है। तो वही वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन जब बनेगा तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके लेवल पर इतना ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी के पत्ती की सतह पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर गिरता है तो वो क्या उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। उसी तरीके से जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो हैं एटीपी बनाने में भाग ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन तो देता ही है कार्बोहाइड्रेट के रिडक्शन के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सोलर एनर्जी क्लोरोफिल पर पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, या सोलर एनर्जी सोलर सेल पर पड़ती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो आप इसे कंपेयर करके समझिए। आप ये वीडियो कई बार थोड़ी थोड़ी देर पे सुनते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना। देख सकते हैं आप कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है बेटा। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि आपको ये इस ग्रैना दिखाया गया है, ग्रैनम, सिक्कों जैसी संरचनाएं हैं। और ये ढेर जब ढेर के रूप में होती हैं तो इन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना प्लूरल है, ग्रेनम सिंगुलर है, क्योंकि ऐसा 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे ढेर होते हैं। किसी एक ढेर को ग्रेनम कहेंगे, सारे को एक साथ बोलेंगे तो ग्रेना कहते हैं। यानी कि जो लाइट फेज होती है, यानी जो सोलर सेल है, ये पत्ती के एक तरीके से सोलर सेल हैं और इनके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है तो इनमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। ठीक है बेटा। अब देखेंगे आप
कि जो डार्क फेज है वो स्ट्रोमा में चलती है। स्ट्रोमा, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आई होती है, साथ ही साथ वाटर आया होता है, तो वाटर का हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। यही डार्क फेज है और ये डार्क फेज स्ट्रोमा में चलती है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ इस डायग्राम में भी देखिए ये चीज़ दिखाई गई है। यहाँ आपको इस डायग्राम में एक क्लोरोप्लास्ट सेल दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल दिखाया गया है, जिसमें से आपको एक तरफ जो है ग्रेना दिखाया गया है बेटा, और एक तरफ आप स्ट्रोमा देख सकते हैं। स्ट्रोमा में दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बना रही है, G3P जो लिखा है, एक्चुअली इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट बना रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वाटर जो है, ये वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं और साथ ही साथ सोलर एनर्जी आके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो इससे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के मूव होने से क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH बनता है। और यही एनर्जी करेंसी है, सेविंग है, और इसी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। केल्विन साइकिल या डार्क फेज इसे कहते हैं। और सोलर एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने को लाइट रिएक्शन कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसे ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो आप देखेंगे इन लाइट फेज देयर आर 2 phases इन फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज, in light phase chlorophyll molecule traps solar energy, convert it into chemical energy। chemical यानी किस रूप में, ATP, और एक्चुअली बायोकेमिकल एनर्जी है ये, क्योंकि बायोलॉजिकल सेल में बन रही है। ATP और NADPH बनता है। और डार्क फेज होती है, इन डार्क फेज दिस बायोकेमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। शुगर बनाकर रहती है और कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इसलिए एक एक स्लाइड में बता रहे हैं आपको। फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है। लाइट फेज में क्या होता है, समरी आप बता सकते क्या होता है। डार्क फेज में क्या होता है, समरी आप बता सकते क्या होता है। इसी तरह साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में होती है। लेकिन 2 फेज है, तो लाइट फेज ग्रेना में होती है, डार्क फेज स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर इसी तरीके से जब हमने क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं सिक्के जैसी संरचनाओं को थाइलेकोइड कहा गया था। थाइलेकोइड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। कुछ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी थाइलेकोइड पाए जाते हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। थाइलेकोइड्स कंसिस्ट ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक थाइलेकोइड ल्यूमेन होती है। यहाँ ये एक थाइलेकोइड है। इस थाइलेकोइड को अलग से मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। ये थाइलेकोइड एक है, तो बेटा क्या है, एक तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है, ल्यूमेन है। ये जो अंदर जगह है इसे ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड फ्रीक्वेंटली फॉर्म स्टैक्स ऑफ डिस्क, और ये जब यही डिस्क बना लेता है, ऐसे ढेर बना लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है, फिर जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की अगर हम देखें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में कम से कम 10 टाइम्स लिखेंगे। 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट को नहीं दिखाया जा पाया है। बनाते क्या हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए कहा जाता है प्लांट्स आर द लंग्स ऑफ अर्थ। पौधे क्या हैं, पौधे जो हमारी पृथ्वी है उसके फेफड़े हैं, क्योंकि जो पौधे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकाल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, और आपने यहाँ पढ़ा कि ये ऑक्सीजन जो आ रही है बेटा, ये कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन वाटर के टूटने से आती है। ये ऑक्सीजन हमें ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, नहीं, गलत। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन वाटर के टूटने से आती है, क्योंकि वाटर के टूटने से ही ऑक्सीजन बनती है। वही ऑक्सीजन सभी जीवित जीव प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपने सुना है जल ही जीवन है। अगर वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो अर्थ पर लाइफ नहीं पॉसिबल होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, क्योंकि वाटर जो है वो ऑक्सीजन बनाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, यानी पौधे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन पौधा ऐसे ही बना रहा है, वो अपने लिए बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करता है। In this reaction, 6 carbon dioxide molecules, 6 water molecules converted by light energy captured by chlorophyll into a sugar molecule and 6 oxygen molecules. तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और शुगर, ये क्या है, प्रोडक्ट है। शुगर को ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर दी जाती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए बेटा पौधों से बड़ा दानी कोई नहीं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है पत्ती में आते हैं। वाटर कैसे आता है, वाटर जड़ें जो हैं अवशोषित करती हैं, और वैस्कुलर बंडल का जो जाइलम है हमने पढ़ लिया है, एसेंट ऑफ सैप पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा था। तो पानी जो है वो रूट में आता है, वैस्कुलर बंडल से रूट के होते हुए तने के वैस्कुलर बंडल में जाता है, फिर पत्ती के वैस्कुलर बंडल में आता है और वहाँ से पत्ती की मीजोफिल कोशिका में चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में आपको यही बात मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आप पत्ती की टीयर्स देख रहे हैं। पत्ती की टीयर्स में बेटा देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ये वैस्कुलर बंडल है पत्ती का, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। जो वाटर जड़ अवशोषित करती है वो पत्ती में वैस्कुलर बंडल के माध्यम से आ जाता है। पत्ती के वैस्कुलर बंडल से तने के वैस्कुलर बंडल में, तने के वैस्कुलर बंडल से पत्ती के वैस्कुलर बंडल में पहुंचता है। फिर ये वाटर जो है ये आता है कहाँ, पत्ती की ये जो आसपास की मीजोफिल कोशिकाएं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पहुँचता है। तो यहाँ से वाटर आया और स्टोमेटा से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आई। यही बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्टेप 1 ही क्या है, स्टेप 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, स्टेप 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर द लीफ। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, लाइट एनर्जी आई, तो लाइट हिट्स द पिगमेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके ऊपर लाइट पड़ती है और इससे क्या हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड मूव डाउन टू एंजाइम्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और एक से दूसरे एंजाइम के पास ट्रांसफ़र होते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम से तीसरे एंजाइम में ट्रांसफ़र होना एक चेन की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही
ये एक एनर्जी बनती है एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में। वो एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, कुछ समय के लिए टेम्पोरली स्टोर होती है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या होता है, लाइट की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन मिलेगा तब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आगे चल के क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पत्ती में आया और क्लोरोफिल ने क्या बनाया, एटीपी बनाया, और वाटर मॉलिक्यूल टूट करके क्या बन गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। तो सारे जो है, जैसे आपको अगर खाना बनाने है किचन में, तो आपको दाल चावल हल्दी गैस सब चीज़ें चाहिए ना, तो वैसे ही पौधा पहले सारी तैयारी करता है। लाइट फेज में वो सारी तैयारी कर लिया, सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो नेक्स्ट फेज, जिसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, जिसे कहते हैं डार्क फेज। डार्क फेज में इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ करेगा और एक साइकिल चलेगी जिसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल की खोज मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जुड़ेगा इससे, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है, रिडक्शन है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब यहाँ तक का आपने डिस्कशन देख लिया। फिर इसके यहाँ पर ये डिस्कशन आपका ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग इसको रिवाइज़ करिएगा। और कुछ स्लाइड्स जो हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताई। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर पत्ती में ये जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल से हो करके इसमें क्या आता है, वाटर जो है आएगा मीजोफिल कोशिका में, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और मीजोफिल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सनलाइट सन से मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि सनलाइट जो आई है वो सनलाइट कहाँ जाएगी, वो सनलाइट जो है वो ग्रैना में क्या होगा, ग्रैना जो है ये थाइलाकॉइड है, इस सनलाइट से क्या बना देंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगे। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्ट्रोमा में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और एटीपी मिलकर के क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। फिर यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। फिर फेजेस हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है लाइट फेज और डार्क फेज होते हैं। लाइट फेज में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। इन डार्क फेज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट। फाइनली कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, जो कैसे बना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर से मिली हुई हाइड्रोजन के रिडक्शन से, वाटर से मिली हुई हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देती है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्कशन मेरा ख़त्म